कहानी कैफे 7 समर्पित है किस्सा गोई की उस परंपरा को जिस परंपरा से जन्म लेते हैं दुनिया में बड़े बड़े कहानीकार। कहानी कैफे 7 मैं समर्पित करता हूं अपनी मां को, जिनकी अनगढ़ अबूझ कहानियों को सुनकर मैं जयशेखर किस्सा गोई की जिम्मेदारी निभाता हूं। आइए सुनते हैं कहानी हादसा। लेखक हैं राज नारायण बोहरे। लोग कई दिनों से उसके इंतजार में थे। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरने का सिलसिला पिछले 3 दिन से जारी था और उसका कोई अता पता नहीं था। यूं वो हर रोज ही हमें दिख जाता था, कभी तेज कदमों से चलता हुआ, कभी किसी अधिकारी से भिड़ता हुआ, तो कभी किसी नेता को तीखी बातें सुनाता हुआ। संक्षेप में कहें कि चुनाव की गहमा गहमी के बाद 5 साल में जितने भी दिन होते हैं वो हर दिन ही बेमतलब ही गांव की सड़कें नापता दिखता हमें। रानीपुर टेरिकॉट का सफारी सूट पहने, पाँव में हवाई चप्पल उलझाए वो दिमागी रूप से हमेशा मशरूफ दिखता। हर वक्त अपने बगल में दबी एक काली डायरी के पन्ने फड़फड़ाता, जाने क्या कुछ नोट करता रहता। लेकिन इन दिनों तो वो गधे के सिर के सींग की तरह नदारद था। गांव के लोग सन 80 के आम चुनाव से उसे पूरे उत्साह से हर एक चुनाव लड़ता देख रहे हैं। बीते वर्षों के हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यहाँ का मतपत्र उसके नाम से विभूषित होता रहा है। हर चुनाव में वो हम 50 लोगों से 50 रुपए प्रति व्यक्ति चंदा लेता और बाकायदा रसीद जारी करता। एकत्रित हुए चंदे से वो 500 रुपया जमानत की फीस भरता और शेष 2000 रुपया अपनी चुनावी यात्राओं के लिए सुरक्षित रखता। बस इतने से खर्च का बजट रहा है सदा उसके पास, न इससे ज्यादा और न इससे कम। चुनाव आयोग बहुत खुश रहा होगा उसे। हर बार नया चुनाव चिन्ह मिलता रहा उसे। उस चिन्ह को वो आटे की लेई बनाकर हार्डबोर्ड में चिपका लेता और अपनी साइकिल पर टांग कर घूमता रहता। प्रचार के दिनों में नियत था वो होता है, उसकी साइकिल होती है और समूचा चुनाव क्षेत्र होता है। यानी कि बैनर पोस्टर नहीं, चुनाव कार्यालय नहीं, चुनावी सभाएं नहीं, एकला चलो की तर्ज पर लोकतंत्र का रक्षक बना रात दिन दौरे करता वो अकेला। साथ में भुने हुए चने या गेहूं के आटे की पंजीरी होती, जिसे वो भूख लगने पर फास्ट फूड की तरह गपागप गड़पता। अपनी काली डायरी साथ रखता था वो, और इस डायरी में चुनाव क्षेत्र की खास खास समस्याओं को नोट करके रखता। गहरे तांबई रंग की चमकती सी खाल, दुबला बदन, सरकंडे से खड़े सिर के बाल और आंखों के इर्द गिर्द गहरे काले गड्ढे उसके चेहरे को असामान्य बना देते। जाने उसकी अजूबी सी शक्ल सूरत की बनावट है या उसकी चितवन की कोई विशेषता कि वो हरदम बेचैन सा दिखाई देता है। जब भी मिलेगा नजरें नहीं मिलाएगा। गहरी काली आंखें, आंखों में एक उदासी सी पाले रहेगा। इधर उधर ताकता आधी अधूरी सी बेतरतीब बात करेगा। दुनिया जहान की चिंताएं सीने में पाले रहेगा, जिन्हें आपसे शेयर करने का प्रयास भी करेगा, फिर यकायक खिसक लेगा बिना कुछ कहे। लोग हक्के बक्के से एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाएंगे, पर वो तो ये जा रहा और वो जा रहा। उसकी चुनावी सभाओं में प्रायः 25 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं होते। हाँ, जब लोगों को मजे लेना होता है तो बाकायदा तख्त और माइक का इंतजाम करा के उससे भाषण देने का आग्रह किया जाता है। सच मानिए, उसकी ऐसी चुनावी सभाओं में 1000-2000 की भीड़ जुट जाना आम बात है। उसके भाषण सूत्रात्मक रहते हैं, जिन्हें सुन के लोग हंसी खेल में कंठस्थ कर लेते हैं, फिर दूसरों को सुनाते हैं। प्यारे मतदाताओं, आपने पिछली बार गलती की, मुझे नहीं जिताया, इसका नतीजा देख लिया। आपकी चुनी हुई सरकार साल भर में ही गिर गई। कोई बात नहीं, अब आप गलती ना करना। मैं फिर आपसे वोट मांगता हूँ, इस बार मुझे ही जिताना। हाँ, यदि आपने मुझे विधायक बना दिया तो मैं वादा करता हूँ कि एक एम्बुलेंस
आप लोगों की बहू बिटिया की डिलीवरी के लिए हमेशा तैयार रहेगी। यदि मैं जीता तो हर गांव में टट्टी घर और पेशाब घर बनवाना मेरा पहला काम होगा। हर गांव में छायादार खलिहान बनवाना चाहते हैं तो मुझे ही वोट दीजिए। हर गांव की राजनीति को क्राइम, कास्टिज्म और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो मुझे वोट दीजिए। सड़क छाप आदमी के ऐसे अकादमिक विचार सुन लोग उसे शेख चिल्ली समझते थे, उस पर हंसते थे। एक बार ऐसे ही सभा में उसने एक नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। उसी रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। गांव के पत्रकारों ने उसका मामला हाथों हाथ लिया। उसको श्रेष्ठतम चिकित्सा मुहैया कराई गई और आनन फानन में उसे एक 3 का सुरक्षा गार्ड दे दिया था। अब साहब, गार्ड मिले या कमांडो, वो अपनी औकात जानता था, सो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी अपनी चुनावी दिनचर्या पहले की ही तरह चलती रही, यानी कि तड़के जागना, गांव के बाहर जाकर दिशा मैदान से निवृत्त होकर लौटकर किसी पड़ोसी के घर चाय का सरूटा भरना और फिर चने की पोटली लेकर क्षेत्र में निकल जाना। असली मुसीबत थी गार्ड की। दूसरी जगह बॉडीगार्ड बनकर जाते तो खूब मजे रहते। यहाँ ऐसे फटेहाल आदमी से फकत चाय की भी आशा ना थी। यूं तो उसके साथ रहना ही कम कष्ट करना था। ऊपर से तालाब किनारे जाकर इत्मीनान से मल त्याग कर रहे उसके चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े रहना तो तौबा तौबा। पर ड्यूटी तो ड्यूटी थी जनाब। सो चेहरे पर बेबसी लिए वे लोग उसके इर्द गिर्द रहने को मजबूर थे। चुनाव अधिकारियों से लेकर चुनाव आयोग तक वो हर चुनाव में सैकड़ों शिकायतें फाइल करता। उस पर गौर किया जाए या नहीं इसका मलाल ना रहता। उसे भोला सा विस्मय होता कि हर चुनाव में पोलिंग बूथों पर उसका अभिकर्ता बनने के लिए जितने युवक हर बार उससे संपर्क करते हैं, उसे आखिर उतने वोट भी क्यों नहीं मिल पाते। सचमुच एजेंटों की फौज लगातार बढ़ती थी उसके चुनाव में, पर वोट नहीं। हालांकि एक बार तो ऐसे समीकरण बने थे कि नेताओं से उकताए लोगों ने उसको वोट दे दिया। वो दूसरे स्थान पर रहा। बाल सुलभ उत्साह से अपने आर्थिक सहयोगियों के पास आकर मतपत्र लेखा दिखाते हुए बोला, देखो मेरा जनाधार बढ़ रहा है, अगली बार सब कुछ ठीक रहा तो मैं ही जीत रहा हूँ। लोग उस भोले और ईमानदार आदमी का विश्वास ना तोड़ते। उससे कैसे कहते कि ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि यूं तो इसी प्रकार एक जगह नेताओं से उकताए लोगों ने किन्नर तक को वोट दे दिया है और आज उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक किन्नर कर रहा है। वो स्टेशनरी की दुकान से खूब सारे कागज खरीदता, लिफाफे खरीदता और दर्जनों बाल पेन भी। कोई आदमी इतनी स्टेशनरी का सबब पूछता तो कहता कि गांव की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखता रहता है। कोई उत्सुक तमाशबीन अगर आगे आकर पूछता कि इससे क्या कोई हल निकलेगा, तो उत्तर में वो प्रायः कहता, अभी न्यायपालिका जीवित है, हमारे देश के प्रशासन का समूचा तंत्र अभी भी विश्वास के काबिल है। ये क्या कम बात है कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी बड़ी अदालत में जाकर बिना एक ढीला खर्च किए जनहित याचिका पेश कर सकता है। कोई भी नागरिक किसी भी पद का चुनाव लड़ सकता है। मैं खुद अगली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। लोग उसके प्रति सहानुभूति रखते और उसके भोले विश्वासों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं करते और आखिर अधिकांश नागरिकों की मान्यताओं को ही तो शब्द देता था वो। देश और गणतंत्र के प्रति उनका विश्वास ही तो मजबूत करता था वो। उसके घर की बड़ी कमजोर हालत थी। उसकी माँ आसपास के घरों में झाड़ू बर्तन करके 2 जून की रोटी कमाती। गाहे बगाहे वो खुद गांव बाहर से कनस्तरों में पानी भर के पूरे बाजार में बेचता, पर प्रायः निठल्ला ही घूमता रहता। साल में कभी कभार कोई यार दोस्त मौरानीपुर टेरिकॉट का कपड़ा लाकर दे देता तो अपने एक शुभचिंतक दर्जी से बिना मजदूरी के वो सफारी सूट सिला लेता। 2-4 साल में जब कहीं बाहर जाना होता तो गांव के अपने शुभचिंतकों से पूरे हक के साथ
बेहिचक आने जाने का खर्चा मांग लाता था। पिछली बार उसका नामांकन फॉर्म निरस्त किया जाने लगा तो वो खूब चीखा चिल्लाया। अंततः उसकी बात तो मान ली गई, पर पहली बार उसे लगा कि वो एक निर्दलीय उम्मीदवार है। इस कारण उसे चुनाव अधिकारी पर्याप्त सम्मान नहीं दे रहे हैं। यार दोस्तों के पास आकर वो यही दर्द बयान करता रहा था। अब तो पार्टियों की बपौती हो गई है चुनाव। अगर कोई प्रत्याशी निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहा है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। पार्टी का आदमी है तो ही उसकी प्रतिष्ठा है, तो ही चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। उसका होना ना होना अपने देश के लिए एक गलत शुरुआत है। ये आम आदमी की कीमत गिरना शुरू हो गई है। अब पिछले विधानसभा चुनाव में वो बुरी तरह पिटा भी था। दरअसल चुनाव के दिन दूर गांव के एक पोलिंग बूथ पर जब वो दौरे पर था तो उसने देखा कि जीप में भर के आए 20-25 गुंडों ने पूरा बूथ घेर लिया है। उनका विरोध करने वो आगे बढ़ा तो 2 गुंडों ने अच्छी खासी उसकी मरम्मत कर दी। बाद में अखबारों से लेकर चुनावी अधिकारियों तक उसने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। अब हाई कोर्ट में रिट दायर करना उस जैसे साधनहीन व्यक्ति को तो संभव नहीं था, सो वो थक हार के चुप बैठ गया था। पिछले 3 दिन से गांव के दर्जनों लोग आपस में जब भी मिले परस्पर यही पूछते रहे हैं कि इस बार उसने फॉर्म क्यों नहीं भरा है, लेकिन जवाब किसी के पास न था। अंत में 4-5 लोगों ने उसी शाम घर जाकर उससे मिलना तय किया। वो बीमार था शायद। देखा कि तख्त पर एक फटा सा कंबल लपेटे बैठा है। अपने घर इतने सारे लोगों को आया देख आगे बढ़कर उन सब का स्वागत किया। उसने तख्त पर पड़े फटे पुराने कपड़े हटाए, उन सबको बड़े सम्मान से वहां बिठाया और खुद खड़ा रहा। लोगों ने उसके घर का मुआयना किया। घर क्या था, रियायत के जमाने की घुड़साल के इस कमरे में ही पूरी गृहस्थी थी उसकी। यानी कि एल्यूमिनियम के 5-7 बर्तन, फटे पुराने रजाई गद्दे और अलगनी पर झूलते उसके और माँ के जीर्ण शीर्ण कपड़े। जब तक उसकी माँ ने मेहमानों के लिए चाय बनाने नहीं रख दी, वो अपनी चिर परिचित बेचैनी की मुद्रा में ही खड़ा रहा। फिर कुछ निश्चिंत सा होकर मेहमानों के पास आकर बैठा तो उसमें से एक बुजुर्ग ने उससे बातचीत शुरू की। क्या हुआ भैया, तुम इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हो? उसने साफ शब्दों में बताया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेगा। बुजुर्ग ने फिर कहा, कहाँ तो तुम इस बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का हौसला बांध रहे थे और कहाँ लोकसभा चुनाव की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। एक आम आदमी के लिए बहुत महंगा हो गया है अब चुनाव, दर्द भरी आवाज में वो कह रहा था। आप ही बताओ कि जमानत के लिए 500 रुपए की जगह 10,000 रुपए क्यों कर दिए गए हैं? इतने सारे रुपए जमानत में भरना अब किस गरीब गुरबा के वश की बात है? 50 रुपए के हिसाब से कितने लोगों से चंदा करने जाऊंगा मैं? फिर दूसरे खर्च भी तो जुटाना पड़ेंगे ना। किसी पार्टी से मुझ जैसे फक्कड़ को अब टिकट तो मिलने से रहा, सो स्वतंत्र ही लड़ना होगा। और फिर अब तो निर्दलीय उम्मीदवार की जान की भी कोई कीमत नहीं चुनाव में। मुझे कोई भी कहीं भी मार डाले, किसे क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव अपनी जगह होते रहेंगे। उसकी आवाज यकायक फुसफुसाहट के रूप में मंद हो गई। वो बोला, आप नहीं जानते बाबूजी, ये सब पैसे वालों के षड्यंत्र हैं। वे कहां से सहन करेंगे कि कोई सड़क छाप आदमी चुनाव लड़े और चुनकर ऊपर आए? ये नेता लोग क्यों चाहेंगे कि कोई गरीब आदमी किसी सड़ी सी चीज के लिए इस देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी गांठ से बिना एक धेला लगाए हक की लड़ाई के पक्ष में खड़ा हो जाए, जनता के हित के लिए अपनी आवाज बुलंद करे? सबने देखा ये कहते वक्त वो किसी अनाम लोगों से डर सा रहा है। लगा वो दिमागी रूप से कुछ खिसक गया है। बुजुर्ग सज्जन ने औपचारिकतावश उसे आश्वस्त किया, तुम पैसों की चिंता मत करो, बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे। पैसों का तो बंदोबस्त हो ही जाएगा कैसे न कैसे। ये तो आपकी कृपा है बाबूजी, पर मेरा मन सचमुच खट्टा हो गया है। क्यों? लोगों ने देखा कि इस शब्द का जवाब देने में उसे बड़ी परेशानी हो रही है। शरीर कांप सा रहा था उसका, होंठ फड़क रहे थे और हाथ की मुट्ठियां भींच ली थी उसने। फिर बड़े कड़वे स्वर में बोला, दरअसल मेरा इस पूरे तंत्र से विश्वास उठ गया है। सुनकर स्तब्ध हो गए सब। लगा कि मन मस्तिष्क में एक भीषण विस्फोट हुआ है और रह रहकर एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी है। उन सब का मस्तिष्क भी साथ छोड़ रहा था
और मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो रही थी। एक अनाम सा भय उन सबके मन को जकड़ रहा था। वो अपनी उत्सुक और प्रश्नाकुल भोली दृष्टि से बेध रहा था उन सबको। वो शायद किसी के कुछ बोलने की उम्मीद कर रहा था, पर उनमें साहस ही कहां बचा था। उससे नजरें ना मिलाते हुए बुजुर्ग सज्जन ने उसके कंधे हौले से थपथपाए और वे सब वहां से मायूस हो लौट आए। यानी इस बार के मतपत्र में उसका नाम नहीं होगा। इस हादसे के बाद से बहुत बेचैन हो चुके हैं गांव के वे सब लोग, क्योंकि हो सकता है कि किसी और को ये बात बहुत छोटी लगे, पर हम सबको भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये सबसे बड़ा हादसा लगता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।